presenting by Upadhyay Learning Concepts ULC। तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, प्रॉपर रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए बच्चे, क्योंकि क्लास तो हमारी रिकॉर्डेड चल रही है ना, उसमें ऑफलाइन क्लासेस का ही तो क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो आज डिस्कस करने वाले हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को। ठीक है, इससे पहले वाले पॉइंट्स आपको ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। इसको सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास में दो बैग हैं, एक बैग ये है और एक दूसरा बैग ये है। ठीक है, ये है हमारा बैग 2। अब ये दोनों कहीं अंधेरे के कमरे में रखे हुए हैं और वहां से इनमें बॉल रखी हुई है। इसमें से हमें एक बॉल निकालनी है। तो सबसे पहले, ऐसा तो है नहीं कि बॉल ऐसे ही पड़ी हुई है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाएंगे, पहले हमारे हाथ में कोई एक बैग आएगा, उस बैग में से एक बॉल आएगी। ठीक है, इस तरीके से ये सिचुएशन रहेगी। तो एक एग्जांपल समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। बैग 1 है ये बैग 2 है और इस बैग 1 में 1 व्हाइट बॉल और 2 येलो बॉल है। बैग 2 में 2 व्हाइट और 2 येलो बॉल है। अब यहां से एक बॉल निकालेंगे और देखते हैं कि वो अगर पहले थैले से आती है, पहले बैग से आती है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। तो इसको एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अ बैग इज randomly selected and then a ball is randomly selected and then a ball is randomly selected what is the probability that is a white ball? What is the probability that it is a white ball? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। एक बैग है, रेंडमली सेलेक्ट किया है। अब बैग ए भी हो सकता है, बैग बी भी हो सकता है। इसमें से एक बॉल को रेंडमली निकाला है और वो बॉल वाइट है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अच्छा, सबसे पहले अगर हम यहां देखें तो इसके देखने का मतलब है कि इस बैग की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं बैग की, तो बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। अब अगर बैग हमने B1 निकाल लिया है, तो यहां से व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3, क्योंकि 2 येलो बॉल भी है। कुछ समझने की कोशिश करिए। अगर हमने पहले बैग 1 उठाया तो बैग 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और इस बैग 1 जब निकल आया है तो इस बैग 1 में से व्हाइट बॉल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/3, क्योंकि देयर आर 3 बॉल्स इन अ बॉक्स। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 देखता हूं तो ये कितनी आती है? 1/2, क्योंकि 2 बैग है। यस सर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल जब हमने बैग 2 को सेलेक्ट कर दिया है, तो B2 दैट इज 2/4, यानी 1/2। ठीक है ना, बात समझ में आई? 1/2। ये क्लियर हुआ पॉइंट। अब इसके बाद, अच्छा आप एक बात बताओ, इसको मैं एक छोटा सा डायग्राम से बनाता हूं। एक और डायग्राम समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ये
हमने बैग 1 ले लिया है, ये बैग 2 ले लिया है, ठीक है। जो इसमें बाहर पड़ी हुई वॉल येलो वॉल है, ये पूरे में येलो बॉल पड़ी हुई है, और ये जो बॉल है हमारी, ये व्हाइट बॉल है। कैसी बॉल है? व्हाइट बॉल है। तो आप एक बात बताइए कि इस व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? ये एक तो ये पार्ट आएगा, और फिर इसके बाद में ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। ये पार्ट है क्या? एक्चुअली बैग B1 का व्हाइट के साथ में, है ना, ये व्हाइट के साथ में इंटरसेक्शन है, कॉमन वाला पार्ट है ना भाई। बैग B1 इतना है, बॉल ये इतनी है, अब ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल ये क्या आ जाएगी? ये वाली प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी है B1 इंटरसेक्शन व्हाइट बॉल, और ये प्रोबेबिलिटी है B2 इंटरसेक्शन व्हाइट बॉल। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी बॉल की मुझे निकालनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं? इंटरसेक्शन W प्लस P, B1 बैग 1 से, बैग 2 से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। इसको बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? PW, सबसे पहले हमने बैग 1 को निकाला है, तो PB1 जब बैग B1 निकाल लिया है, तो W की प्रोबेबिलिटी B1 में क्या है? ये मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम से हमने देखा था। इसके बाद PB2, अगर बैग B2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, और जब बैग B2 आ गया है तो व्हाइट बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? समझ में आया? तो अगर अब तक हम देखें तो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को यहां लगा दिया है, बट एक्चुअली हमने इसको देखा नहीं है। हमने अभी इसको कोई फॉर्मूले से नहीं देखा, पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। जैसे जैसे चलते चले गए, हमने क्वेश्चन उठाया और रैंडमली सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, और हम डायरेक्टली आ गए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे। अब हम यहां से लगाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल ये क्या आ जाएगी? ये अब हमें वैल्यू दे रखी है 1/2, और ये कितना है 1/3, प्लस ये 1/2 इंटू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W ये कितनी आ रही है? 1/6 प्लस 1/4। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां 3 से, तो यानी 5/12 आपका आंसर आ जाएगा। व्हाइट बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/12 है। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, पॉज कर दो। ठीक है, तो अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को इन जनरल देखते हैं, क्या फॉर्मूला इसका होना चाहिए? तो सपोज ये हमारा सैंपल स्पेस S कंप्लीट है, ठीक है। ये कोई एक इवेंट है E, ये कोई एक इवेंट है E, यहां ये हम E1 E2 और है ना, यहां से ये हमारा क्या हो रहा है? E1 इवेंट हो गया, ये E2 इवेंट हो गया, ये E3 इवेंट हो रहा है, ये ऐसे चलते चलते फिर यहां पे En-1 और En इवेंट हो रहा है।
अब कोई इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है कि ये ई क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट। ई निकालने का मतलब है आपको क्या क्या चेक करना है कि ई कहां कहां है। ई ये रहा, और ये जो पार्ट है, एक्चुअली पार्ट क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ई, ठीक है। फिर ये पार्ट है हमारा, है ना, ये पार्ट है P E2 इंटरसेक्शन E। फिर ये पार्ट है हमारा और PE3 इंटरसेक्शन E। और इसके बाद फिर यहां से ये है PEN इंटरसेक्शन E। इस तरीके से आगे हम चलते चलते चले गए। अगर अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E निकालना है तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा। E1 इंटरसेक्शन E प्लस E2 इंटरसेक्शन E प्लस P3 E3 इंटरसेक्शन E और ये PEN इंटरसेक्शन E। ठीक है। अब यहां अब आपको पता है कि इवेंट E हो चुका है, उसके बाद में E आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो P वही मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से हम क्या लगाएंगे, E1 की प्रोबेबिलिटी और E की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब E1 हो चुका है, प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी और E जब E2 हो चुका है, E3 की प्रोबेबिलिटी वाइल EN की प्रोबेबिलिटी E जब EN हो चुका है। और ये हमारा एक जनरल मेथड है प्रोबेबिलिटी का। तो अल्टीमेटली अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो देखना क्या है कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है ना। कॉमन वाले पार्ट को हमने क्या किया है, ऐड किया है। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये सारे के सारे कॉमन वाले पार्ट को अलग अलग ऐड कर दिया है और उसके बाद में हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी की, ये रहता है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल इसमें से हम लेते हैं, है ना, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब यहां जो E1 E2 E3 एंड सो ऑन EN, ये कैसे इवेंट होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार, प्लस माइनस। हाँ, ये तो तब आता है जब वो उनका वो होता है क्या ऊपर में वो भी होता है। ऊपर देखो, उसमें क्या है, अगर आप बुक में ये इस तरीके से डायग्राम की बात कर रहे हो कि सर ये है कि किसी ने ऐसे करके बना दिया है, ये बना हुआ है, तो तब भी तो बात वही है ना। आपने यहाँ पे लिखा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। हाँ, फिर इसमें तो सब आना चाहिए ना, फिर इसमें वो कौन सा होता है। नहीं चलने दे पूछ। देखो एक्चुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब क्या है कि E1 और E2 जो इवेंट है हमारे, E1 और E2 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और एग्जॉस्टिव इवेंट की अगर मैं बात करता हूं,
एग्जॉस्टिव इवेंट की मैं बात करता हूं, इवेंट, तो ये क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट में अगर मैं E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन करते करते ये देख लें तो ये टोटल सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सॉरी एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या है कि ये कॉमन नहीं आएगा, ठीक है ना, इसमें फाइल आएगा। तो होपफुली ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया, नोट कर लो। देखो अभी क्वेश्चन नंबर है हमारा एग्जाम्पल 15, मैं एनसीईआरटी बुक का उठा ले रहा हूं। अब इसमें एग्जाम्पल 15 में आप देखिए, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, कंस्ट्रक्शन जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक होगी, क्योंकि मजदूर हैं स्ट्राइक पर चले जाते हैं, ठीक है ना, वही वेन डायग्राम की हेल्प से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां पे ये केस है हमारा स्ट्राइक होने का और ये केस है स्ट्राइक ना होने का। स्ट्राइक होने का केस है और स्ट्राइक ना होने का केस है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट, अच्छा स्ट्राइक को मैंने E1 इवेंट ले लेता हूं, इवेंट है कि स्ट्राइक विल हैपन, स्ट्राइक विल हैपन, है ना। तो इसका E1 ले लिया है मैंने, ये E1 हो जाएगा। ये मैं E2 इवेंट ले लेता हूं, E2 इवेंट क्या है? स्ट्राइक विल नॉट हैपन। E2 इवेंट है स्ट्राइक विल नॉट हैपन, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है कि प्रोबेबिलिटी आर 0.65 देयर विल बी अ स्ट्राइक। तो E1 की जो प्रोबेबिलिटी है 0.65 दे रखी है या 65% दे रखी है। अच्छा इसकी होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो ये तो इंटरकनेक्टेड है इससे कि अगर 65% स्ट्राइक होगी तो स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस हो जाएगी। तो PE2, ये E1 है, ये E2 जब आप निकालोगे तो 1 माइनस PE1 निकाल दोगे, यानी 1 माइनस 0.65 और ये कितना आ जाएगा 0.35 आ जाएगा। ये E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी है हमारी, ये E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई 0.35। अच्छा इसके बाद में क्या बोल रहा है, 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर हमारा वर्क को कंप्लीट होना है, वर्क को कंप्लीट होना है, ये हमारा कोई वर्क है, ठीक है ना। अब ये वर्क की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। इसकी सपोज इवेंट मैंने E ले लिया है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.80 या 0.8 इतनी प्रोबेबिलिटी है कि काम कंप्लीट हो जाएगा अगर स्ट्राइक नहीं होगी तो। कंडीशन देखो क्या कंडीशन बन के आ रही है, E ये कब की बात हो रही है, जब E2 हैपन हो रहा है। E2 हैपन मतलब स्ट्राइक नहीं हो रही है तो E2 हैपन हो रहा है, यानी ये कंडीशन बता रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन आई कि स्ट्राइक नहीं हुई तो यानी हम इस वाले पार्ट में चले जाएंगे, E2 कंडीशन में चले जाएंगे। E2 जब E2 हो चुका है तब इसकी ये है 0.80। अब इसके बाद फिर if there is no strike and 0.32 then the construction job will be complete on time if there is a strike। यानी ये जो काम है, अब प्रोबेबिलिटी इस वाले पार्ट की हम देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी
ई की जब इवन हो रहा है यानी स्ट्राइक हो रही है 0.32 है। ठीक है, determine the probability that the construction job will be complete on time, यानी ये जो काम है ऑन टाइम हो रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल पीई निकालना है, तो देखने से भी पता चल रहा है कि ये जो केस है टोटल प्रोबेबिलिटी का केस है। प्रोबेबिलिटी पीई जब मैं निकालूंगा तो आप याद रखिए फॉर्मूले रटने से पहले आप इससे सोचिए कि ये है क्या एक्चुअली, ये पार्ट है क्या। तो ये जो पार्ट है हमारा E1 इंटरसेक्शन E है, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस ये जो पार्ट है ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से आप इसको लगा सकते हो PE। ये क्या है, जब E1 हैपन हो चुका है और हम E की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जब E1 हैपन हो चुका है। क्लियर, प्लस ये E2 और फिर उसके बाद में PE निकाल रहे हैं जब E2 हो चुका है। और यही कंडीशन हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी की आ रही है जो स्ट्राइक के केस में हमें, हाँ अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.E1 क्या है, E1 की 65 0.32 यानी एक बार मैं चेक हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्लस E2 0.35 इंटू में 0.80। अब इसको जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिएगा। तो इसमें मैं डायरेक्टली यहीं से लिख देता हूं क्योंकि मेरा मेन टारगेट था इसका कॉन्सेप्ट को बताना। मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, वीडियो लंबी ना हो इस वजह से मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। 0.208 प्लस 0.28 और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.280, जब इन्हें ऐड करोगे तो 0.488 आपका। हाँ पहले बुलाओ चाचा जी को, है ना, ये आ गया समझ में? क्लियर, नोट कर लीजिए। चलो आज हमने ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा, 2 एग्जांपल समझे, इतना ही करते हैं, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं रखते और बेस थ्योरम को आगे करेंगे, ठीक है ना। और ये एनसीईआरटी का एग्जांपल हमने सॉल्व किया है 15 नंबर का, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।